ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पहली और दूसरी सफल बैठक के बाद भारत की G20 अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री, कॉरपोरेट और कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आज इस बैठक में चर्चा के लिए उठाए जा रहे विषयों और अन्य आर्थिक मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए कार्यक्रम में जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा। मिस्टर शर्मा, स्वागत है। जी शुक्रिया। तो मिस्टर शर्मा, ये तीसरी बैठक जिसमें कि अगर मैं देखूं तो 5 थीम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें चर्चा के लिए ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ, सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये ऐसे अहम विषय हैं जिन पर चर्चा के लिए निर्धारित ये विषय हैं। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये निर्धारित विषय हैं, वर्तमान संदर्भ में इन पर चर्चा करके कैसे हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में इन विमर्श और चर्चा के माध्यम से एक भूमिका निभा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ, एक तरफ तो हम ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, जो कि एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि पूरा विश्व चलता है, जिससे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं अपनी ग्रोथ रेट पेश करती हैं कि किस तरीके से वो आगे ग्रो कर रही हैं, उनका जो ग्रो करने की गति क्या है। और दूसरा ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि आपने देखा कि पीछे कोरोना के टाइम पे जो ग्लोबल हेल्थ है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत इम्पैक्ट हुई थी और जिसकी वजह से जो इकोनॉमीज थी, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही डाउन टर्न में थी और जो माइनस में ग्रोथ रेट्स आए कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से, तो उससे बहुत सारी इकोनॉमीज अभी भी उभर नहीं पाई हैं। बहुत सारी, लगभग अगर हम IMF का डेटा देखें तो 20 से ज्यादा अभी भी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो अपने प्री पैंडेमिक लेवल के ग्रोथ रेट पर अभी आई ही नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ को हम डिस्कस करें और किस तरीके से जो भी डाउन ट्रोडन कंट्रीज हैं जहां पे भी ग्रोथ अभी हासिल नहीं हो पाई है, या फिर ऐसे कंट्रीज जहां पे ग्रोथ हासिल होने के बाद वापस फिर वो उसी डाउन टर्न में चले गए हैं। तो ऐसा कुछ स्वभाव जो है हमने ग्लोबल इकोनॉमी में देखा है इस वर्ष में, क्योंकि कोरोना के बाद जब एकदम से रिकवरी आई थी तो उसके बाद एकदम बहुत तेजी से इन्फ्लेशन आगे बढ़ा और कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, जिससे कि जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने अपने जो पॉलिसी रेट्स थे वो इंक्रीज किए। और जिसके बावजूद अभी ये जो साल है 2023 का, इसमें जो ग्लोबल ग्रोथ है वो काफी डिसलिरेट हो रही है। जो पहले के अनुमान थे उससे कम होके अभी लगभग कोई 2.5% के आसपास जो है ग्रोथ 2.7 के आसपास जो है वो अंकित किया जा रहा है, जो कि काफी कम है जो पहले के तुलना में, जो पहले फोरकास्ट हुए थे, जो कोरोना के बाद हमने ग्रोथ हासिल की थी। तो इस संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम उसको डिस्कस करें कि कहाँ पे हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल बैंक्स की भूमिका और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कि एक तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी है, एक तरफ जो है फिस्कल पॉलिसी है, तो इनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसको किस तरीके से हम आगे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी साथ में ग्लोबल हेल्थ, जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था जो बार बार आगे जाके हिट करता रहा, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन अभियान थे जो 3rd डोज भी हुए, तो अभी उसकी क्या स्थिति है, क्या अभी फिर हमें कोई ऐसा चैलेंज है जो आगे हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जो ऑनेबल जो गवर्नर साहब और हमारे ऑनेबल फाइनेंस मिनिस्टर जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट संदर्भ बन जाता है इस अरीना में। और जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जैसे आपने बात की कि इंटरनेशनल टैक्सेशन और फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज, जैसे अभी देखा कि कुछ कंट्रीज में जो बैंकिंग प्रणाली थी वो काफी प्रभावित हुई, तो बैंकिंग का रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है। जहां जहां हमें खामियां लगती हैं कि हमारे बैंकिंग प्रणाली में इस तरीके के थोड़ी वीकनेसेस हैं, तो उनको दूर करने के लिए विचार किया जाता है कि किस तरीके से हम उनको आगे सुदृढ़ बना सकते हैं। जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको हम कैसे उनकी सहायता ले सकते हैं और उनको और ज्यादा कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं। फिर डेट की जो स्थिति है उसके ऊपर विचार होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेट टू GDP रेशो एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि उस इकोनॉमी की एक्सटर्नल पोजीशन कैसी है, क्या वो डिसेलरेशन ट्रैजेक्टरी में है या फिर वो उसमें इंप्रूव कर रहा है। और फिर इसके लिए रिकमेंडेशंस होना कि किस तरीके से हम आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, तो हम उसमें
उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होना बहुत जरूरी है। फिर जो अभी हमने देखा कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर काफी तेज गति से बहुत सारी इकोनॉमीज आगे बढ़ी है और भारत भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत पहले नंबर पे है। उसके ऊपर भी विचार करना कि किस तरीके से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन मोड है वो अर्थव्यवस्था की स्पीड को कैसे बनाए रखे हुए और वो ग्रोथ में कैसे और सपोर्ट कर सकता है, तो बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज बन जाते हैं। तो मिस्टर शर्मा, जैसा कि आज वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए उद्घाटन सत्र में ये कहा कि जो हमारी वैश्विक आर्थिक चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए आर्थिक आपसी सहयोग बहुत जरूरी है और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें जैसे बहुत सारी समस्याएं आज हमारे सामने है जिसको उन्होंने गिनाया, जैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन है, फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी है और इसी तरह से पर्यावरण में जो बदलाव आए हैं उसके चलते जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हुए हैं, ऐसी चुनौतियां देखने को मिली हैं। तो इन विषयों पर पिछली 2 बैठकों में भी हमने देखा कि विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और आज इस बार तीसरी बैठक में भी इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो इन चुनौतियों का सामना करने और इनके ठोस समाधान तलाशने के लिए जो ये प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं G20 की, ये कैसे अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? G20 की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि इनका जो ग्लोबल जीडीपी में और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग कोई 75% से ज्यादा और जो ग्रोथ में लगभग कोई 80% से ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण G20 की भूमिका रहती है जिसमें कि बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग इकोनॉमीज जो है वो G20 में है और भारत के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारा लगभग कोई जो एक्सपोर्ट है, जो हमारा ट्रेड है, वो लगभग 50% से भी ज्यादा जो है हमारा G20 कंट्रीज के साथ ही होता है। G20 का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हम उसमें ग्रोथ लीडर भी हैं। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है पूरे G20 में। और जैसे कि आपने बताया कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने और जो ऑनरेबल गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, उन्होंने इस चीज के ऊपर विचार किया कि जो ग्लोबल इश्यूज है, खास करके जैसे अभी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एक ग्लोबल इशू है। इन्फ्लेशन जब तेजी से आता है तो वो पूरी अर्थव्यवस्थाओं में फैलता है। जैसे यूएस से लेके बहुत सारी इकोनॉमीज में, इमर्जिंग मार्केट्स में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन अपना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखा चुका है और भारत भी उनमें से एक है। तो एक सिंक्रोनाइज मूव जो सेंट्रल बैंक्स लेते हैं उस टाइम पे रेट इंक्रीज करके उसको कंट्रोल करने की, सो दैट के जो इंटरनेशनल कार्टल्स हैं जो कमोडिटी प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं जिससे इन्फ्लेशन स्टोक होता है, तो उसके ऊपर विचार किया जाता है। तो सेंट्रल बैंक्स अपना एक सिंक्रोनाइज मोड में रेट इंक्रीज करते हैं जिससे कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो कार्टल्स हैं, उनको काफी डेंट होता है और वो अपनी पोजीशंस को छोड़ना शुरू कर देते हैं, प्राइसेस को वो हाई लेवल तक मेंटेन नहीं कर पाते, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाता है। तो ये ग्लोबल, मतलब कोई कंट्री इसमें आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता कि वो अकेले अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। इसमें बहुत सारे कंट्रीज को मिलकर समाधान ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से शुरू होता है। आपने देखा होगा कि पहले कोरोना के बाद इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि स्टील, जिंक, निकल, ये सब चीजों के प्राइसेस और क्रूड, ये बहुत तेज गति से ऊपर गए, जिनसे कि पहले WPI इन्फ्लेशन बढ़ा, उसके बाद CPI इन्फ्लेशन में तेज गति देखने को मिली। जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इशू है, ये ग्लोबल इशू है, इसके ऊपर कोई एक कंट्री आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। इसके ऊपर सभी कंट्रीज को एक सिंक्रोनाइज मूव लेना पड़ता है कि वो अपने जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैसे काम करेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर उनके क्या विचार हैं और जो न्यू क्लीन एनर्जी के ऊपर वो कैसे आगे एक इस संदर्भ में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तीसरे नंबर पे जो फूड सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं उनमें एकदम से कई बार बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड तेजी आती है और कई बार बहुत मंदी के आसार बनते हैं। तो उसमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी सभी कंट्रीज को आपस में विचार करके ही आगे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें G20 क्योंकि एक बहुत ही तेज गति से बढ़ने वाला ब्लॉक है, तो और इसमें इंडिया के पास क्योंकि इस साल का प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया का जो पोजीशन है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। और खासकर इंडिया के एक ग्रोथ लीडर होने से, जहां पे इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो ग्रोथ रेट है वो 7% से भी ज्यादा है और आने वाले सालों में भी अगर हम देखें कि IMF के जो अनुमान है तो हम फास्टेस्ट मोड में रहेंगे अगले 5 साल के लिए भी, अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है। कुल मिला के इंडिया की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया इस दिशा में, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन में इंडिया ने लीड ली है। अगर हम टॉप 10 इकोनॉमीज में भी देखें तो इंडिया एक मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमी है जिसने बहुत जल्द अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। अगर आप देखें तो WPI इन्फ्लेशन जो लगभग पिछले साल के इन्हीं महीनों में लगभग कोई 15-16% था, अभी वो -4% के आसपास में चला गया है। तो इंडिया ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से, बड़े ही
कैलिब्रेटेड तरीके से बड़े अच्छे सुदृढ़ निश्चय के साथ उसको कंट्रोल किया है। भले ही थोड़ा सीपीआई इन्फ्लेशन में थोड़ा ये बारिश की वजह से डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, जो पेरिशेबल्स के प्राइस इंक्रीज हुए, थोड़ी अभी गति है, लेकिन सीपीआई को भी वो जो लोअर टारगेट बैंड है 4% का, उसके आसपास लेके आ चुके हैं। तो कुल मिला के जो भारत की स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग है। भारत एक लीडर है और भारत जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनके लिए बहुत ही एक सुदृढ़ और सक्षम तरीके से उसके ऊपर विचार करके आगे बढ़ रहा है। मिस्टर शर्मा, बैठक का ये भी मकसद रहा है कि जो दुनिया में, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र भी किया था, कि जो कर व्यवस्था है उसकी कमियों को सुधारने के लिए भी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बड़े कदम उठाए जाने बहुत जरूरी हैं। जैसे टैक्स ट्रांसपेरेंसी की बात होती है और हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात करते हैं, तो ये वो अहम विषय रहे हैं जिन पर पहले भी चर्चा होती रही है और इस बैठक में भी इन विषयों पर चर्चा होने जा रही है। और दूसरा एक और विषय जिस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स की जो रेगुलेशन है और उसका जो सुपरविजन है, उसको लेकर भी एक विशेष चर्चा इस बार रखी गई है। तो ऐसे विषयों को रखना, उन पर चर्चा करना, उन पर गौर किया जाना कितना अहम है? जी बिल्कुल, बहुत अहम है, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट के, जो निवेश के संबंध हैं, उनको बहुत मजबूत भी कर सकती है और उनको बहुत मंदा भी कर सकती है। क्योंकि अगर अपनी टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं है तो दूसरे कंट्रीज के लिए वो एकदम से ऐसा उनका व्यवहार नहीं रहता कि वो ज्यादा उस कंट्री में इन्वेस्ट करें। तो हमने अपनी टैक्सेशन प्रणाली के ऊपर काफी विचार किया है और बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने डबल टैक्सेशन ट्रीटी के ऊपर भी हस्ताक्षर किए हैं, हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। तो वही वजह है कि हम उसमें ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड वो बहुत अच्छे से कर पाए हैं और हम अच्छा एफडीआई भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टैक्सेशन प्रणाली में एक ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी में हमने बहुत अच्छी माहिरियत हासिल की, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। अभी तो जीएसटी के हम 6 साल पूरे करने जा रहे हैं। एकदम से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो कि दूसरे देशों को भी अच्छा लगता है कि भी जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और वो समझने योग्य हैं। और तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपने क्रिप्टो करेंसीज की बात की है, क्रिप्टो में भारत का जो मत है वो बहुत ही क्लियर रहा है शुरू से। हमने इसको कभी भी मान्यता नहीं दी और इसको एक कोई ऐसा लीगल वो नहीं है कि भी हम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर सरकार ने काफी विचार करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विचार करके, जो लोग इसमें लिप्त थे, जो इसमें अपना स्पेकुलेशन कर रहे थे, उनको भी बार बार नोटिसेज के जरिए समझाया कि भी इसमें बहुत ही रिस्क है और ये एकदम से स्पेकुलेशन है और इसके काउंटर पार्टी का कुछ पता भी नहीं होता कि कहां से खरीदो फरोख्त हो रही है। तो हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेड में बहुत शुरू से ही हम क्लियर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हमारा ये मत है कि हम इसको कोई ऐसी मान्यता देने वाले नहीं है। भले सरकार के अपने ही उद्देश्य हैं, जो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिजिटल रूपी के ऊपर अभी अपना विचार किया है और डिजिटल रूपी को इंट्रोड्यूस किया कुछ स्टेट्स में, तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब हम क्रिप्टो के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो शुरू से ही एक ऐसा स्पेकुलेटिव और एक ऐसा अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट मोड रहा है। तो हमारे उसके ऊपर काफी ट्रांसपेरेंसी है भारत की। आखिर में मिस्टर शर्मा, आपने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का जिक्र किया था, जो कि एक अहम विषय है और इस पर राउंड टेबल डिस्कशन भी है। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप संक्षेप में कुछ बताएं और कैसे आर्थिक तंत्र को एक नया स्वरूप देने में इन बैंकों की भूमिका हो सकती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनका जो मेन उद्देश्य रहेगा वो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फंडिंग के जो स्रोत हैं उनको और जुटाना और उनसे जो फंडिंग नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। तो इस उद्देश्य के साथ ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स काम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर होता है, वो फंड्स की प्रॉब्लम होती है। और फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, खास करके जो डे टू डे प्रणाली के बैंक हैं, उनके पास इकोनॉमी के जो जैसे कई बार इन्फ्लेशन हो गया या फिर प्राइसेस में जो रेट्स हैं उनमें कभी तेज दर हुई या कम हुई, तो उसमें काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। लेकिन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का जो मेन उद्देश्य रहेगा वो एक मेजर फोकस के जो लैंडिंग है, जो डेवलपमेंट नीड्स के लिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की, उसके ऊपर ही मेजर फोकस। इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको और तेज गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा, आप कार्यक्रम में जुड़े और अपने विचार इस चर्चा के माध्यम से हमारे श्रोताओं के सामने रखें। जी थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।